तो इतने अच्छे ध्यान के बाद आ, हम आगे ज्ञान के सत्र में चलेंगे। रेणु जी, बहुत ही गहरा ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आज की जो ज्ञान की संध्या है उसकी ओर वेलकम अगेन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम आज जेन योगा के बारे में बात कर रहे हैं। जेन योगा बुक जो लिखी है वो पीजे सहर जी ने लिखी है। बहुत ही सुंदर इन्होंने किताब लिखी है, जिनकी हेल्प करने के लिए मैंने पिछली बार बताया थे कि फ्यूचर के अवतार आए थे, उन्होंने इस बुक को कंपाइल करने में उनकी हेल्प करी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस बुक को पढ़ेगा या पढ़े ना, अपने पास रखे, लेकिन हम कहेंगे कि इसे पढ़ें, चाहे एक एक ही पेज पढ़े मगर पढ़ें जरूर। जो इसको पढ़ेगा उसकी लाइफ के सारी प्रॉब्लम्स तो दूर हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आएंगी, मगर उसको देखने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। वो अब जैसे मैंने बताया कि रेशो 2482 था नॉर्मल इंसान जैसे हमारा होता है, फिर उसका रेशो हो जाएगा 5221। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी। उससे पहले चलते हैं कि जेन योगा ऐसी है क्या, क्यों हमें पढ़नी चाहिए। जेन योगा जैसे कि नाम से है जेन। देखिए चाइना में इसे चैन बोलते थे, योग को, जो कि हम बोलते हैं योग, योगा करके। जो हम बोलते हैं जेन, सॉरी, जेन बोलता जाता है ध्यान को। चाइना में चांद बोला जाता है ध्यान को, और हम लोग तो ध्यान ही बोलते हैं, तो ये ध्यान योग हुआ। अब ध्यान योग बोलने से ऐसा होता है कि ये ध्यान के बारे में बताई गई है। हाँ, बताई गई है। लेकिन जब हम ध्यान का नाम लेते हैं तो कैसे ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए हम शांत होकर बैठते हैं और फिर अपने विचार जो अचल रहे होते हैं उनको साइड करके श्वासों पर ध्यान लगाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। ऐसा ही तो होता है जब हम ध्यान करने बैठते हैं कि नहीं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, विचार आते हैं। तो उस विचारों को जानने के लिए, उसको समझने के लिए, और कैसे हम उस ध्यान की अवस्था में आए, उसके लिए किताब लिखी गई। जब हम योग का नाम लेते हैं और योगा शब्द बोलते हैं तो हर किसी के दिमाग में ये आती है एक्सरसाइज, प्राणायाम, बस। लेकिन यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र में आप सभी को पता होगा कि 8 अंग आते हैं। अष्टांग योग बोला जाता है। पतंजलि का जो योग सूत्र है वो अष्टांग योग कहलाता है। अष्टांग योग मतलब 8 अंग, योग के 8 अंग। और उसमें से भी अगर हम गिनते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये 8 अंग में आए। तो जो सेकंड लास्ट हुआ, जो ध्यान हुआ हमारा, वो सेकंड लास्ट हुआ। अब यहाँ हम उन बाकी चीजों को नहीं देख रहे और सीधा ध्यान कर रहे हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं कुछ समय तो हमारा ध्यान लगता है, फिर कुछ नहीं लगता। या तो हमारे जीवन में परेशानियां आती है तब हम ध्यान में बैठते हैं, जैसे वो परेशानियां दूर हो जाती है हम ध्यान को छोड़ देते हैं। लेकिन हम इसके लिए नहीं ध्यान कर रहे हैं। ध्यान मतलब अपनी उन्नति के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को जैसे हम पैदा हुए थे वैसे ना होकर उसको बढ़ाना है और विकसित करना है, ताकि जब हमारी डेथ हुए तो हम बहुत कुछ चीजें सीख के, जो कि हम सीखने के लिए आए थे, सीख कर हम आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर उस सिरे से खारिज करते हैं इस चीज को कि योगा खाली, योग जो खाली वो आसन और प्राणायाम का नाम नहीं है। वो है हमारे कि आसन और प्राणायाम के बियॉन्ड जो हमारी बॉडी, माइंड और सोल है उसमें किस तरीके से एकाकार हो, किस तरीके से वो सिंक्रोनाइज्ड हो, उसको एक ले में लाने के लिए, एक लाइन में लाने के लिए, एक सरगम बनाने के लिए। अभी क्या होती है, हमारी बॉडी का धुन कोई और है, और माइंड का धुन कोई और है, और सोल का कोई और है। अभी जब बजते हैं, इसका संगीत बजता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये बात सही है। क्यों नहीं अच्छा लगता। कभी कोई गलत बात बोल देते हैं हम तो लोग हम पर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, या रिश्ते ही खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब हमारी जो बॉडी की धुन है, उसका जो संगीत है वो सही से नहीं बज रहा। अब सही से नहीं बज रहा है इसका मतलब हमें अपने अंदर, जब हम कहते हैं ना हम दूसरे को नहीं देखें, हम अपने आप को देखें, तो भाई कैसे देखें। ऐसा इसलिए देखें कि जो सरगम, जो संगीत हमको, जो धुन हमने बनाई थी, वो जब हम बाहर किसी को प्रस्तुत करते हैं तो उसे सुंदर भी तो लगनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें अच्छी लगनी चाहिए। तो
यहाँ जो संगीत पैदा करने की बात की गई है, ये मैं अपनी समझ ज़ेन योगा से बता रही हूँ। जो मैंने ज़ेन योगा पढ़ी तो मेरी समझ में ये आया कि हमें अपने संगीत को, क्योंकि हम संगीत सुनते हैं, कईयों का हमें संगीत अच्छा लगता है, कईयों का फूड़ा लगता है, कईयों का बहुत ही खराब लगता है। अब उस संगीत के भी नए नए वर्जन आ गए हैं। कोई जैज बोल दिया है, कोई आपका हिप हॉप बोल दिया है, कोई दूसरे ढंग का बोल दिया है। लेकिन शास्त्रीय संगीत को बड़ा ही प्योर माना जाता है। लाइट म्यूजिक को, गजलों को बड़ा ही प्योर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर से जब निकलती हैं तो हमको तो सुकून देती ही देती हैं, बाहर भी सुकून देती है। तो यहाँ पर योग की जब हम बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि योग के अंदर एक होता है हमारा मन और एक होता है हमारी ब्रेन, एक होती है बुद्धि। हम बुद्धि के अनुरूप कार्य करते हैं। शक्ति शरीर, बुद्धि शरीर बुद्धि, और बुद्धि में भी हम लॉजिक माइंड को लगाते हैं। हमें हर चीज में एक लॉजिक चाहिए होता है, बिना लॉजिक के हम काम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस बाहरी जगत में लॉजिक काम करेगा, लेकिन आंतरिक जगत में जाने के लिए वहां लॉजिक काम नहीं करता। वहां आपकी फीलिंग, वहां आपके अंदर की चीजें, अपने अंदर को, अपने अंतस को और गहरे जानने के लिए कौन से आयाम, क्योंकि अंदर के आयाम एकदम डिफरेंट है बाहर से। अंदर एक अलग डायमेंशन है। हमने उसको जान लिया तो ये बाहर वाले जो जितने भी डायमेंशन है उनको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन उसको जाने कैसे? अपने जो जीवन में इतनी आपाधापी है, ना रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, ना सेहत अच्छी हो रही है, ना खुद को अच्छा लग रहा है इस जीवन में आ गए तो ढो रहे हैं, बस जी रहे हैं। आपने सुना भी होगा जब हम लोगों से पूछते हैं और कैसा चल रहा है, तो सब ऐसे, ज्यादातर लोग ऐसे, ठीक चल रहा है, सही है, चल रही है। और सोचिए कितनी प्यारी चीज आपको जिंदगी मिली, तो आप क्यों ऐसे बोले? इसका मतलब आपके अंदर का जो सुर है, जो संगीत है, वो बड़ा घोड़ा है या बहुत बेकार है या बेसुरा है। क्यों? क्योंकि आपको आसपास की चीजें अच्छी नहीं लग रही, आप उसमें कमियां निकालते हो, आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो यहाँ पर पीजे सहर जी कहते हैं कि अगर हम अपने आप को जान लें, अपने माइंड और ब्रेन को जान लें, उसके अंदर के सेक्शंस को जान लें, उनके अंदर के सेंटर्स को जान लें, तो हम अपने भीतरी आयाम और बाहरी आयामों को भी अच्छे से जान लें। ये जो साइंस है ना, ये जेन योगा एक साइंस है। ये साइंस क्या है? हर एक पेरेंट्स को जाननी चाहिए, हर एक बच्चों को जाननी चाहिए, टीचर्स को जाननी चाहिए, प्रिंसिपल्स को जाननी चाहिए। ये ऐसा ज्ञान है जो हर किसी को जानना चाहिए, और ये हर एक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कैसे जीवन में आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, बड़ी से बड़ी सिचुएशन आ जाए, तो आप उसमें से कैसे बाहर निकल सको। अभी तक किसी स्कूल में ये नहीं बताया जाता। अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ सुन रही थी, उसमें कोई बता रहा था कि एक एक कॉस थीटा प्लस सेक थीटा ऐसे हमारा फॉर्मूला हुआ करता था जब हम पढ़ते थे। तो बच्चा कहता है, मास्टर जी इसके लिए आपने मेरी को इतनी पिटाई करी, हाँ, मेरे पेरेंट्स के आगे मुझे बुरा बनाया, वो अभी तक मुझे इतना, मैं 50 साल का हो गया, अभी तक मुझे डांटते, तुम्हारे टीचर ने मुझे बुलाया था और ऐसे ऐसे बोला। तो कहते हैं, वो आपने मुझे क्यों मारा? वो मेरे जीवन में कहीं काम नहीं आया। वो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा कहीं काम नहीं है, तो आपने मुझे क्यों मारा, क्यों पढ़ाया? तो कहने का मतलब है ऐसी चीजें हम पढ़ रहे हैं जो आगे जीवन में उसका, बस वो हमें जीविका का साधन है। हम ये जो पढ़ाई करते हैं ना, ऐसे पढ़ लें ताकि हम किसी अच्छी जगह पर, अच्छी पोस्ट पे जा सके। उसके अलावा इसका क्या महत्व है? क्या ये हमारे पूरी बॉडी को, पूरे स्ट्रक्चर को या अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से सिखाता है? हाँ, कुछ मॉरल उसमें बताया जाता है, स्कूलों में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। लेकिन उसके अलावा अगर ऐसी चीजों को हम, बच्चों के पास साइंस है ये, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स है, उसी तरीके भी साइंस है हमारे मन का विज्ञान, कि जाने जैसे बायो में हम देखते हैं, अपने सेल्स को देखते हैं, फिजिक्स में भी देखते हैं, या केमिस्ट्री में भी अपने चीजों को देखते हैं। इसमें भी एक तरह का ये है कि किस तरीके से हमारी बॉडी होती है और वो कैसे काम करती है। अगर इसको मोटा मोटा ले लें तो कहा जाता है, अगर मैं इसको छोटे से बात करूं तो कहा जाता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये बहुत स्लो स्पाइरल में घूम रहा है। ये घूम रहा है, ये निरंतर घूम रहा है और घूमता ही रहेगा।
ये जहां से शुरू हुआ उसका एक नेगेटिव पॉइंट है जिसे नादिर बोला जाता है, सबसे नेगेटिव पॉइंट एक नादिर है। उसके बाद ये घूम रहा है और इसे पहुंचना कहाँ है, सुपर कॉन्शियसनेस में। वहां पहुंचना है जिसे हम कहते हैं कि भगवान में लीन हो जाना है, मर्ज, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, जिसे कहते हैं ना योग की भाषा के, आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। तो वही योग है, लेकिन वो कैसे होगा, जब तक कि कॉन्शियसनेस जो घूम रही है, कहते हैं जो ब्रह्मांड घूम रहा है जिसमें हम घूम रहे हैं, हम लगातार जब इसको बढ़ाते हैं, इसका विकास करते हैं, धीरे धीरे हर एक इंसान इवॉल्व हो रहा है, हर एक इंसान हो रहा है। हम कहते हैं ना जब हम बचपन में थे और अभी आए, तो हम कहते हैं हमें समझ विकसित हुई। वो समझ क्या है, वो समझ यही है कि हम धीरे धीरे समझदार इवॉल्व होते जा रहे हैं। पहले हमें समझ नहीं, हम धीरे धीरे हो रहे हैं। लेकिन अभी भी आपने देखा होगा जो बुजुर्ग से बुजुर्ग इंसान भी है, उसकी कॉन्शियसनेस भी वैसी है जैसे वो पैदा हुआ था, जैसे उसको संस्कार मिले थे, वो अभी भी उसी चीज में लाकर वहीं टिका हुआ है, आगे कहीं नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर ये कहते हैं अगर आप जिन योगा पढ़ते हैं, जिन योगा को समझते हैं, ब्रेन और माइंड के स्ट्रक्चर को, उसकी चीजों को समझते हैं, तो आप ये देखेंगे किस तरीके से आप अपनी इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे, एक्सपैंड करेंगे। इसमें उन्होंने कहा कि 60 दिन लग सकते हैं, 90 दिन भी लग सकते हैं, अगर कोई एकदम बढ़िया से इसकी जितनी टेक्निक्स बताई हैं, इसके अंदर जो प्रैक्टिसेस बताई हैं उसको करेंगे, तो धीरे धीरे करेंगे तो उनमें बदलाव आएगा ही आएगा। अभी नहीं आया, इस जीवन में नहीं आया, तो अगले जब दूसरा जन्म लेंगे तब आपके अंदर काफी कुछ बदलाव आ सकेगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। अब उन्होंने ऐसा इसमें क्या बताया, उन्होंने ऐसा ये बताया कि ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है ये फिजिकल है, इसे हम देख सकते हैं, लेकिन जब हम मन की बात करते हैं तो मन को नहीं देख पा सकते। तो मन क्या है, तो वो कहते हैं मन जो है मेटाफिजिकल है, ब्रेन फिजिकल है। लेकिन ये मन कहाँ पर है, कहते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो उन्होंने बोला ये मन के अंदर, ये ब्रेन के अंदर हमारा मन के ये सेक्शंस आते हैं। अगर मैं इसको ब्रेन को हटा के देखूं तो इसका फ्रंटल पार्ट जो है वो ब्रेन का सेक्शन 1 आएगा। जब हम ब्रेन को खोलेंगे, इसको खोलेंगे, तो सेक्शन वहां कहाँ है, आगे की तरफ है। और सेक्शन 1 में क्या है, हमारे 4 सेंटर्स हैं। कौन से सेंटर, आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर और एम सेंटर। इंटेलेक्ट, इमोशंस, इमोटिविटी, सेंस ऑफ वाइटैलिटी और मोटिविटी। ये जो है ये 4 सेक्शन है, 4 सेंटर्स हैं जो हमारे सेक्शन 1 में आते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें यही है, हमारे इमोशंस है, हमारी बुद्धि है, हमारा एस सेंटर है जो कि बिना सोचे समझे काम करता है, और एम सेंटर है मूवमेंट यानी एक्शन। इन तीनों को मिलाकर हम जो एक्शन करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो हमारा सेक्शन 1 के अंदर आता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं सेक्शन 2 है, जिसे हम इन सेक्शन भी बोलते हैं। इस सेक्शन 2 के अंदर इंट्यूशन सेक्शन जिसे है, इसके अंदर 2 आते हैं सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए क्या है, वो एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप होती है, स्वतः ही होती है। हमारी बॉडी इतनी एडवांस है, हमारे अंदर का जो ये मैकेनिज्म है कि यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक स्केलेटन सिस्टम है। हर किसी उसको पता है कि कब खाना हमने खाया, कैसे उसको डाइजेस्ट करना, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्स सेक्शन है, कभी किसी ने कोई ऐसे मारा तो अपनी आंख अपने आप ही हमारी आंखें झपक जाती, वो बचाना भी जानता है। तो ये सेक्शन 2A है, इसमें हमें काम नहीं करना, ये अपने आप ही होता है। काम हमें किसे करना है, सेक्शन 2B पे भी। और सेक्शन 2B पे भी काम कैसे होगा, जब हम सेक्शन 1 को अच्छे से समझ लेंगे, जब हम उसके अंदर पूरा उसको कंट्रोल कर लेंगे। अब सेक्शन 2B क्या है, सेक्शन 2B के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहली धारणा, कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन। और तीसरा आता है इंट्यूशन सेंटर। यानी सेक्शन 2B के अंदर हमारा इंट्यूशन सेंटर डेवलप होता है, जहां पर खुद मास्टर्स आते हैं हमारा हाथ पकड़ के हमें लेने के लिए, जैसे हम सभी को मिल रहे हैं अब यहाँ पर। हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, है ना, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स बन गए हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर बन गए हैं। तो कैसे बने, कहीं ना कहीं कोई तो इंटेंशन डाली थी कि हमें इसमें आना है, तभी हमें पत्नी सर मिले, तभी हमें जीके सर मिले, तभी हमें सारे के सारे मास्टर्स मिले जो आज हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। तो ये सेक्शन 2B है। उसके बाद सेक्शन 3 आता है जिसे पैरामेंटल सेंटर कहते हैं।
अब सेक्शन 2B में भी हमें अपने पता है क्या क्या चीजें करनी है। तो ये पेरामेंटल सेंटर आता है जिसे हम बोलते हैं अपना शक्तियों का केंद्र। यहाँ पर हमें ऐसी ऐसी शक्तियां मिलती हैं, जैसे हमें थर्ड आई मास्टर मिल गए, है ना। जब अपने पास्ट लाइफ को देख लेते हैं, ये क्या है, ये उनको शक्तियां मिली हैं, अतीन्द्रिय शक्तियां। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 3, तो ये भी कहाँ है, ये भी हमारे ब्रेन के किसी एक पार्ट में सेक्शन 3 है। अब सेक्शन 4 जिसे हम कहते हैं भगवान जी, भगवान भी हमारे अंदर, हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो वो कहाँ है, तो वो सेक्शन 4 में उनका ध्यान रखा गया है, जिसे बोलते हैं ट्रांसजेंडेंटल सेंटर। तो ये तभी हमें भगवान जी मिलेंगे, तभी हमें अपने अंदर के भगवान मिलेंगे, जब हम सेक्शन 1 पर अच्छे से काम करेंगे। लेकिन इस सेक्शन 1 और सेक्शन 2B में जहां हमें हमारे मास्टर्स लेने के लिए आते हैं, बीच में खाई है। इस खाई को बोला जाता है नो मैन्स लैंड। नो मीन्स लैंड ऐसा है जहां पर आपको सेक्शन 1 खत्म करके सेक्शन 2B पे खुद ही जाना है। यहाँ पर आपको सिर्फ रास्ता बताया जा सकता है, आप ऐसे 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 करिए, और आपको प्रैक्टिसेस करनी है। बाकी मास्टर्स को जब आप सेक्शन ये जो खाई है इसको जब आप पार करके जाएंगे तो वो मास्टर्स आपको ले लेंगे, लेकिन उस खाई को बोलते हैं नो मैन्स लैंड। ये थोड़ा सा जो जेन योगा है ना, अब ये बहुत थोड़ा डीप में है, तो इसके लिए इतने आसानी से ये इसको समझ पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम डीप में जाना चाहते हैं, इस नॉलेज को लेना चाहते हैं, तो हम इसको टर्म्स को, इनके सेक्शंस को, इनके सेंटर्स को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं ये है क्या। ये है बहुत बुक कमाल की। उसके बाद क्या होता है, जब हम सेक्शन 2B में पहुंचते हैं ना, तो उसको बोला जाता है क्रिटिकल सर्टन स्टेज, जिसे हम आत्मज्ञान बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ना खुद का हमें बोध हो गया, हम जान गए, अपने आप को समझ गए। तो अपने आप जिसे बोलते हैं एनलाइटनमेंट की, जो बोलते हैं ना एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या, मैं आत्मा के बारे, अपने बारे में ज्ञान हुआ, उसको जेन योगा बोलती है CCS, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। जब आप वहां पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद का रास्ता आसान हो जाता है, फिर आपको मेहनत नहीं करनी। तो मेहनत कहाँ करनी है, मेहनत करनी है अपने सेक्शन 1 पर, जिसे बोलते हैं हम, इसके सेंटर्स हैं IESM। आई मतलब इंटेलेक्ट, बुद्धि है। अब बुद्धि ऐसी है कि कोई भी चीज आई तो हमने उसको जाना। अब देखिए, अगर हम अपने रेशो को बढ़ा हुआ मानते हैं ना, तो कोई भी चीज आएगी हमारे पास में। सपोज ये कोई बात ही कह दिया अनुराधा जी ने मुझसे, और वो बात मुझे खराब लगी, पहले जब मेरा 2482 था ना, मैं झट से बोलूंगी क्या अनुराधा जी बोल रही है, अनुराधा जी को समझ नहीं आ रहा मुझसे कैसे बात करनी चाहिए, वो ऐसे कैसे बोल सकती है। तब मेरा सेक्शन, तब मेरा रेशो है 2482। मैंने अपने आई सेंटर का सही से इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ मेरे अंदर ईगो जागी कि कैसे बोल सकती है। यही मैं जब आगे बढ़ी, जब मैंने इन सेक्शन पे काम करना शुरू किया, अपने थॉट पर काम करना शुरू हुआ, तो मैं 2 मिनट का पॉज लिया। मैं कुछ नहीं बोली अनुराधा जी को, मैं चुपचाप सुनी, मुस्कुराई। फिर मैंने पॉज लेकर अपने आई सेंटर के पास जाकर देखा कि अनुराधा जी जो बोल रही है वो क्यों बोल रही है, किस संदर्भ में बोल रही है, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो उनको बुरा लग गया, या वो मुझे कुछ बताने के लिए कह रही थी, सीखो रेनू इससे कुछ। तो ये कब जागेगा, जब मैं अपने आई सेंटर पर काम करूंगी। तो जो आई सेंटर, जो गाइडिंग लाइट बोला जाता है ना, ये आजकल हम इस पे काम नहीं करते, इसलिए हमारा रेशो 2482 है। 2 मतलब कम, बुद्धि का कम इस्तेमाल करते हैं। 4 यानी इमोशंस, इमोटिविटी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 8 एस सेंटर, न सोचा न समझा, भावुक हुए, दनादन मार दिया, बोल दिया, गाली दे दी, कुछ भी कर दिया, ये है एस सेंटर। पछताए, बाद में पछताए। और फिर रह गया 2। 2 मतलब जैसा तीनों चीजों की किया वैसे मैंने एक्शन किया, मैंने तुरंत आपको गाली दी। ये क्या था, 2482। यही हम कर रहे हैं, यही यहाँ हो रहा है। इतने ध्यानी ज्ञानी होने के बावजूद भी जब हम मास्टर्स बन के ऐसे हरकतें करते हैं, तो हम 2482 में हैं, तब हम ध्यानी नहीं है। मुझे कई बार बड़ा अफसोस होता है कभी अपने ऊपर ही, कि अगर मैं कोई ऐसी बात कह जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने क्यों कही, हालांकि ऐसी बात नहीं कहती मैं। अब तो जेन योगा पढ़ने के बाद तो काफी आया, उससे पहले कभी सोचा करती थी। तो अपने ऊपर ही काम करना है, या किसी और को नहीं बोलना, ये अपने ऊपर ही काम करना है। यहाँ हमें ये देखना है कि हम कौन से रेशो में हैं। अब
हमें समझ विकसित हो गई, हमने सेक्शन 1 को अच्छे से समझा और अपने सेंटेंस पे काम किया। अब यही बात मुझे अनुराधा जी ने कही तो मेरा आई सेंटर सोचेगा ये क्यों कहा, क्या था इसके पीछे रीजन। उससे पहले मैंने पॉज लिया 2 मिनट का, 5 मिनट का, 2 सेकंड का, 10 सेकंड का। मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करी, रिस्पॉन्ड नहीं करी, मैंने शांतिपूर्वक सुना। उसके बाद इमोशंस मेरे आए, क्योंकि आई सेंटर विकसित हो चुका है तो इमोशंस इतनी जल्दी हावी नहीं होते, और एस सेंटर तो होगा ही नहीं। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो देख रहा है, वो समझ रहा है, आई 5 हो चुका है, वो समझ रहा है कि जो भी बात की गई उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण छिपा होगा। या तो मैंने समझने में गलती करी, या तो मेरे से कुछ ऐसा हुआ। तो यहाँ मैंने पॉज लिया, रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने जो एम सेंटर कमाल किया, वो एम सेंटर ने धीरे से पूछा, अनुराधा जी मुझसे कुछ गलती हुई क्या? क्या मैंने कुछ गलत समझा? प्लीज आप मुझे बता देंगे। अब देखिए सिचुएशन वही थी। इसी सिचुएशन में मैं चाहे तो गलत बोल सकती थी, लड़ाई कर सकती थी, अपने रिश्ते बिगाड़ सकती थी जो हमारे कई जन्मों से या कई दिनों के, कई महीनों के थे। और चाहे तो मैं उस तीनों को दरकिनार करके प्यार से बोल दिया। अब अनुराधा जी ने भी अगर कोई चीज गलत समझी होगी तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगी, कितने प्यार से रेणु ने बोला, शायद मैंने कहीं इन्हें ज्यादा वैसे तो नहीं कह दिया। तो ये चीज हमें जेन योगा बताती है। तो जेन योगा में हमें हर पल हर समय हमारी जो ओवरऑल ऑरा है, जिसके अंदर हमारा माइंड सोल और बॉडी, बॉडी सोल और माइंड आते हैं, उसको एक ले में लेकर आती है। और अंदर से एक सुंदर संगीत निकल के आता है हमारे शब्दों के रूप में, जो सामने सुनता है तो कमाल करता है, क्या मिले हम किसी से, मजा आ गया, ऐसा इंसान कभी नहीं देखा, बहुत टाइम बाद कोई ऐसा मिला। क्यों बोला? क्योंकि हमने अपने IESM सेंटर का बखूबी इस्तेमाल किया। ऐसा करने से, ऐसा करने के पहले हमने क्या किया वो जानना है। ऐसा करने से पहले हमने ये जाना कि हम अपने आंख नाक कान ये सेंसेस के थ्रू, स्किन के थ्रू बहुत सारे इम्पल्सेस, कोडेड इम्पल्सेस को अपने अंदर लेते हैं, और अपने संस्कार, अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हम डिकोड कर देते हैं। तो यहाँ जेन योगा हमें सिखाती है जो भी बाहर से कोडेड इम्पल्सेस आई, तब जब तुम उसको बोलते हो, उसे डिकोड करते हो, तो इसे बोलते हैं सोचना, इसे बोलते हैं थॉट। वो भी बहुत 4 स्टेजेस में होती है जो बहुत प्यारी होती है, जो मैंने शायद पिछली बार बताया था। प्योर माइंड स्टेट, थॉट सप्रेस्ड, थॉट एक्सप्रेस्ड, और माइंड एंड फीलिंग एंड एक्शंस, जो हम लास्ट में दिखाते हैं। तो वो ये बताते हैं कि जो थॉट्स, अब ये मत बोलिए कि मैं सोच रही थी, तो आप ये बोलिए मैंने ये डिकोड किया। जब डिकोड करना बोलते हैं ना, तो अपने आप एक अंदर से ना सुंदर से कोई अच्छी सी शब्द निकलते हैं कि मैंने ये डिकोड किया। तो उन्होंने ये इसको जेन योगा को बोला, आप ये बोलिए मैंने डिकोड किया, मेरी डिकोडिंग ऐसे हुई। तो वो जब हम बोलते हैं, जो बाहर से चीजें आई और हमने डिकोड किया ना, एक्चुअली जब चीजें आती हैं और जो हम डिकोड करते हैं, इसके बीच में बहुत कम फासला होता है। इसी में हम गलती कर देते हैं, इसी में हम एक्शंस कर देते हैं, इसी में हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। तो हमें ये जानना होगा कि हम अपने किस तरीके से जो कोडेड इम्पल्सेस आती हैं उसको कैसे डिकोड करें। डिकोडिंग का प्रोसेस कमाल का होना चाहिए, ताकि जो हम यहाँ से निकल के बाहर जाए ना हमारे शब्दों के थ्रू, तो दूसरे को शांति दें, दूसरे को खुशी दें, दूसरे को शीतलता दें, दूसरे को मधुरता दें। और जो आप इसके थ्रू वाइब्रेशंस बाहर डालते हैं वो उस तक पहुंचे। तो ये जो जेन योगा है, इसमें कहा गया है ये जो थॉट्स होती हैं ना, ये थॉट्स हमारी वाइब्रेशंस और रोटेशंस है। ये जो वाइब्रेशंस और रोटेशंस है, जैसे मैं बोल रही हूँ आपके कानों में जा रहा है, आप सुन रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो बाहर निकल के आ रहा है, वही है हमारी थॉट प्रोसेस, वही है थॉट। और उस थॉट को किस तरीके से आपने खूबसूरती से पेश करना है, कैसे कहना है, ये जेन योगा बताती है। इसी को सोचते हुए समझते हुए हमें काम करना है। इस वो ये कहती है जेन योगा कि जो भी थॉट्स आपके अंदर चल रही हैं या आ रही हैं, आपको उसको देखना है।
जैसे हम जब स्कूल में थे, जब हम करते थे कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख कुछ भी डालते थे तो देखते थे माइक्रोस्कोप से इसके छोटे छोटे कणों को। तो कहते हैं माइंडोस्कोप, यानी अपने थॉट्स को इस माइंडोस्कोप के जरिए देखना है कि कौन सा थॉट चल रहा है और कैसा चल रहा है। ये एंगर का थॉट है, तो एंगर के थॉट के पीछे क्या है, किस वजह से ये एंगर आया, इतनी बारीकी से देखना है। तो जेन योगा ये चीजें सिखाती है कि किस तरीके से कोई थॉट आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, क्यों आया। और हम लोग ना ये इसको कहते हैं ना, विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, नहीं, विचार आ रहे हैं तो पहले विचारों को देखिए, समझिए वो कैसे आ रहे हैं। जब हम उनको देखना और समझना शुरू करेंगे ना, वो स्वतः ही गायब हो जाएंगे, पीछे फिर नहीं आएंगे दोबारा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो रोक लेते हैं, अरे नहीं विचार आ रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो नहीं करना। उसे देखना है, देखना है, जानना है कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो, इसका ओरिजिन क्या है, क्यों गुस्सा आया, मैंने शब्द बोले तो बोले क्यों बोले। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं और समझते हैं तो हम वाकई अच्छे से समझ पाते हैं। इस zen योगा के अंदर कमाल की चीजें हैं। ये तो मैं आपको सोचिए एक पेज समझाएं, एक पेज भी पूरा नहीं हुआ है तो ये तो पूरी बुक है बड़ी सी, लेकिन अगर इसे एक ही इसकी प्रैक्टिस एक एक करके समझ लिया ना, और कहा जाता है कि जो भी थॉट्स आए ना आप लिखिए। माइंड मेटाफिजिकल है, दिखता नहीं है, लेकिन इसी माइंड के अंदर अगर थॉट आ गया और आपने उस थॉट को पकड़ लिया और झट से अपने पेपर में उड़ेल दिया ना, वो आपको दिख जाएगा, माइंड के अंदर वो थॉट नजर आएगा। अब पकड़ो उस थॉट को, कहाँ जाएगा वो, अब उस थॉट के ऊपर काम करो। तो जेन योगा छोटी छोटी चीजें बताती है। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। तो अभी तो मैं आपको इतना ही आज बताऊंगी, थोड़ा सा ही, कि आप काम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ, प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं। जो भी थॉट आए आपके अंदर, जो भी इमोशंस आए, आप पहले उसे देखिए, ये इमोशन आए तो क्यों आए। और अगर कोई इमोशन आता है ना, उसे लिख डालिए। किसी ने आपसे बुरा कहा, लिखिए, उसने मुझे ऐसा कहा, मुझे बुरा लगा, क्यों बुरा लगा, उसने मुझे ऐसे कहा। आप लिखेंगे, आप लिखते ही देख लेंगे कि अरे यहाँ तो मेरी गलती थी। जब आप उसको 2 3 4 बार पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार मैंने तो गलती करी। आप ये करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट। ये प्रैक्टिसेस उसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं कि आप अपने देख नहीं सकते मन को, लेकिन जैसे मन के अंदर एक थॉट आया, आपने लिखा, उसको देखा, फिर आगे ड्रिफ्ट भी है, ड्रिफ्ट वॉचिंग भी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोला जाता है थॉट का, ड्रिफ्ट होना। ड्रिफ्ट हो जाते हैं, हम पता नहीं चलता हम कहाँ थे कहाँ पहुंच गए। तो कहते हैं उस ड्रिफ्ट को भी देखना। एक होता है नहीं देख ना पाना, और एक होता है देखना। तो जहां जहां आप ड्रिफ्ट हुए, आप अपने आप को देखिए और उस पर काम करिए। लिखिए, सबसे पहले तो लिखने की आदत डालिए, जो भी चीज आ रहा है उसको लिखिए। जैसे जैसे आप लिखना शुरू करेंगे, आप के अंदर और निखार और सुंदर और तराशते अपने आप को जाएंगे। तब किसी से बाहर कुछ रहना नहीं बाकी हो जाएगा, क्योंकि काम अपने ही ऊपर होता है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके क्वेश्चन है तो पूछ लो, बता दीजिए, फिर उसके आगे कभी और टाइम मिलेगा तो हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया किताब है। इससे बहुत सारी चीजें, मतलब मैं अभी इतना बोल रही हूँ, अगर दूसरा पार्ट ले लिया तो भी ठीक नहीं, अभी इतने में ही आज के सेक्शंस और वो समझाए, वो भी आपको मैंने फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा बताया भी, इसके इमोटिविटी, सेंस ऑफ वाइटलिटी और मोटिविटी सेंटर का नहीं बताया। तो वो कभी दोबारा हम सेशन लेंगे तो जरूर बताऊंगी। थैंक यू। पहले तो क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जितना मुझे समझ आ रहा है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं सहर जी, जी मतलब इंटेलिजेंटली या साइंटिफिकली या लॉजिकली कहें, तो जो हम कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन, पिछली बार भी मेरी यही समझ आया था कि छोटी छोटी बातों को प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाता है, गाइडेंस है, डेली प्रैक्टिसेस होंगी शायद, जो आप राइटिंग की बोल रहे हैं। जी, यहाँ उन्होंने ये बताया कि कोई भी चीज, जैसे हमारे घर में कोई भी ऐसे नहीं आ सकता है ना, हमारी इजाजत के बगैर। हम दरवाजा खोलते हैं, ऐसे नहीं खोल लेते, हम पूछते हैं आप कौन हो, किससे मिलना है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये बोला गया है कि जब आप किसी को आने नहीं देते अपने घर में, तो ये थॉट्स को क्यों आने देते हैं। आए तो पकड़िए कि कौन हो भाई, किस लिए आए हो, क्या चाहिए आपको, क्यों ऐसे चले आए, मैंने तो आपको नहीं बुलाया था, क्यों इमोशंस आए भैया, किस वजह से आए आप। तो ये जब हम पकड़ने लगते हैं ना एक एक चीज को और लिखने लगते हैं, तो वो चला जाता है। पहली बार तो हमारे डर के मारे ही चला जाता है कि हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आई, इतना कॉन्फिडेंस आया कि हम उससे बोल पाए। अभी हम कमजोर नहीं है,
या हम क्या होता है, हम कमजोर होते हैं तो इमोशंस भी आते हैं, हमें रुला देते हैं और चले जाते हैं, फिर हम रोते रोते रहते हैं। तो ये ज़ेन योगा कहती है ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा तो आप रोने से पहले भी सोचोगे इसमें रोना चाहिए कि नहीं, इसको लेना चाहिए कि नहीं। जैसे गौतम बुद्धा कहते हैं ना कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, वो अपने खुद के मालिक होते हैं। यानी कि इसे मैंने लिखा भी है, डिसाइड माई वाइब्रेशन, तो वाइब्स। तो इसी तरीके से कोई भी चीज आती है वो आपसे बिना पूछे नहीं आ सकती है, तो इसका ध्यान देना है। ये ज़ेन योगा बता रही है, मेन आपको स्टार्टिंग में इसी के ऊपर काम करना है, थॉट्स को पकड़ना है और उससे लिखना है। जी मंजू जी। हाँ, मुझे भी यही समझ में आया कि जब कुछ भी होता है तो यू हैव टू कीप योर रिफ्लेक्सेस अंडर कंट्रोल, और इमीडिएटली कभी भी किसी भी चीज के लिए रिएक्ट करने के पहले 100 बार सोचिए बहुत आगे कोई मैंने हाउ यू शुड रिएक्ट। एकदम से जो है वेदर इट इज अ हैप्पी थिंग और कोई बुरी लगने वाली बात है तो उसको तो और ज्यादा वेटेज दे के सोच समझ के टाइम देना चाहिए उसके ऊपर कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। खुशी की बात तो बोल दिया, कोई बात नहीं, वो तो और लोगों में फैलेगी तो वो खुशी बढ़ेगी। लेकिन anything unpleasant, you have to be very very cautious and very careful and give time and thought to it before मुंह से निकलने के पहले जो है उसको बहुत बार एसेस कर लेना जरूरी है। मैं ऐसा सोचती हूँ। हाँ जी, ऐसा ही है। यही हर एक चीज को निकलने से पहले सोचना। हम पॉज ही तो नहीं लेते हैं, 1 मिनट का पॉज, वो पॉज लेना सीख जाए तो फिर हमारे सारे काम, तो पॉज में बहुत कुछ चीज समझ जाएंगे कि हमें रुकना है कि बोलना है, और बोलना है तो कैसे बोलना है। या ये सब चीजें जो है मेडिटेशन का कमाल है कि एज वी ग्रो, जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ती जाती है मेडिटेशन में, जैसे सो ऑटोमेटिकली हाउ चेंजेस स्टार्ट टेकिंग प्लेस that we wonder ourselves, अरे ये ऐसा कैसे हो गया मेरे में, ऐसा ये these things happen। so ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। नहीं, एकदम सही बताया आपने, सही बोला। हाँ अन्नपूर्णा जी, शायद आपको पूछना बोल। हाँ अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें अन्नपूर्णा जी, अनम्यूट। थैंक यू मैम, रेणु यादव मैडम को बहुत बहुत थैंक यू। मैं इसका पहला सेशन अटेंड नहीं कर पाई थी, मुझे ऑथर का नाम चाहिए था। ज़ेन योगा के जो भी बुक है, ऑथर आपने शायद पहले बताया होगा, आज भी बताया जी, पीजे सहर। ओके ठीक है मैम, एक बार इसमें लिख दीजिएगा आप मैसेज में। हाँ तो जी, मैं लिख लूंगी। हाँ जी, ये अनुराधा जी ने दिखाया ना, ये बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर पीजे सहर, ये पीजे सहर जी यही है। ठीक है ठीक है जी। ये पूरा जो आपने बताया बहुत ही सुंदर, अवेयरनेस बढ़ाने की बात है जी। नहीं तो जैसे किसी ने बोला तो हम सोचते हैं ना मैं शक्तिशाली हूँ, हम सोचते पूरा शक्ति अपने ही शब्दों में बखान कर दे, अपने शब्दों में, आंखों में ठीका दिखा कर मैं उससे बेटर हूँ। हम वो छोड़ना नहीं चाहते उसके हाथ में। नहीं। हम कोई गड्ढे में गिर चुके हैं। अवेयरनेस इतना नहीं रहता, लेकिन मैं जो है ये स्ट्रॉन्ग, मैं को प्रूव करना हमेशा मन चाहता है। माइंड सोल का वो नहीं होता गुण, सोल शांत चित्त होकर, सोल को कुछ प्रूव करना नहीं होता, लेकिन इंटेलिजेंस है और माइंड को ऐसा होता है कि नहीं मैं प्रूव करूं। तो ये बहुत ही सुंदर है। वही माइंड हाँ, के अंदर भी बताया है ना उन्होंने, सेक्शंस ये बताया कि माइंड के अंदर ही वो सारे हैं, वो सारे सेक्शंस माइंड के सेंटर्स माइंड के अंदर ही है, सेक्शन सेंटर्स में डिवाइड है जो। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे हम कहते हैं कि मैं कहते हो तो मैं आने से पहले क्या आया, थॉट आई, तो थॉट पे सबसे पहले काम करना है। तो वो थॉट का बताते हैं कैसे थॉट पे काम करना है, क्यों थॉट्स के बाद ही इमोशंस आते हैं। तो थॉट्स कितने टाइप के हैं, कैसे आते हैं, तो वो सारी चीजें एक एक करके उन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छे से बताई हैं। ये बुक जरूर पढ़िएगा मैम आप। बिल्कुल मैम। और आपने 2482 का बताया,
उसमें अपने मैं पहले वाला नहीं समझ पाई। दूसरा है इमोशन, 4 का इमोशन। हाँ एस सेंटर कुछ बोला आपने, मतलब हाँ, बिना सेंस ऑफ सोचे। वाइटलिटी, सेंस ऑफ वाइटलिटी एक इसको मेडिकल में इसको सेंस ऑफ वाइटलिटी टर्म है, लेकिन अगर उसमें देखें तो ये रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन एक्शन, रिफ्लेक्शन है जो हमारा, वो सेंस ऑफ वाइटलिटी हम करते ना, रिफ्लेक्ट करते हैं एकदम से। कोई भी हाँ, चीज होती है तो एकदम से हम उसको दिखाते हैं। अगर कोई किसी ने बोल दिया कुछ तो एकदम से हम, इमोशंस आते हैं, इमोशन के साथ साथ ये एक्शन आ जाता है, और फिर बाद में हम एकदम पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, ज्यादातर होता है। तो वो एस सेंटर का काम है। और फर्स्ट सेंटर है आई सेंटर, इंटेलेक्ट सेंटर, उसका रेशियो 2 है। इमोटिविटी, इमोशंस का रेशियो 4 है। और सेंस ऑफ वाइटलिटी का रेशियो 8 है। और इन तीनों का जो मिलाकर होगा वो 2, यानी वो भी कम ही होगा, तो वो है एम, यानी मोटिविटी, यानी मूवमेंट, जो हमारी बॉडी एक्शन करती है क्लास में, जो हम दिखाते हैं, दिखता है, वो मूवमेंट सेंटर। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। इस पर काम करेंगे ना, हाँ आसान हो जाएगी, लाइफ आसान हो जाएगी। नहीं तो फालतू उलझे रहते हैं। क्या जी, बोलते हैं, वेलकम करते हैं ना, आप बैल मुझे मार, उसी में उलझे रहते हैं। अगर इसको 2016 में आई थी ये जेन योगा मेरे पास में। और मतलब उसके बाद से ऐसा लग रहा है कितनी चीजें समझ गई। अब कोई भी थॉट आता है ना, वो मेरे से भाग नहीं, छिप नहीं सकता, या मुझे ऐसे अंदर नहीं घुस सकता। मैं हर एक थॉट के बड़े ध्यान से समझती हूँ। पहली बात तो शांत रहती हूँ। जब कोई चीजें किसी ने कह दी तो मैं थोड़ा चुप हो जाती हूँ। फिर देखती हूँ इस पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, तो टाइम जब मुझे लगता है ये समय सही है, तब मैं उस चीज को सामने रखती हूँ। और कई ऐसी चीजें होती हैं जो जेन योगा से मैंने सीखी, मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा, तब लगा कि ये वाकई तो कमाल की बुक है, हर किसी को पढ़नी चाहिए। तब उससे रिश्ते भी सुधरेंगे, और घर में बच्चों के साथ भी अच्छे रहेंगे, हस्बैंड के साथ भी, अपने सास ससुर के साथ भी, और अपने अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड सबके साथ, सबके साथ। और जब हमारे गुरु हमसे मिलने आएंगे तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ, आप हमारे गुरु हैं, जैसे हमारे पत्री सर, जैसे हमारे जी के सर। जी। तो ये राज है आपके मनोहर व्यवहार का और सुंदरता का, अब समझ में आ गया। जेन योगा। जेन योगा। जी। zen योगा से होगा। हाँ, जेन योगा से होगा। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही वेरी अच्छा। नाइस, वेरी नाइस। मैंने भी प्रैक्टिकली ये देखा है कि खासकर वो जो अन्नपूर्णा जी बोल रहे हैं ना, कि जो हम तुरंत से बोल पड़ते हैं, ये घर में ही नहीं, जैसे हम किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में भी काम करते हैं, बहुत ये जो प्रैक्टिस है टू से, टू रिस्पॉन्ड, है ना, जो अंग्रेजी में बोलेंगे टू नॉट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड, बहुत काम आती है। और जो आगे पदों पे होते हैं, मतलब जो आगे तरक्की करते हैं उनमें, और जो नए भर्ती होते हैं उनमें ये गुण जो कंट्रास्ट है वो दिखाई देता है। दिखाई देता है। क्योंकि जो मतलब आगे एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, वो कुछ भी बात जो है वो कम शब्दों में सही आर्टिकुलेशन, सही शब्दों में कहा जाए, समझ आए, इस तरह से बोलते हैं। मैं बस अपना प्रैक्टिकल ज्ञान देना चाहूंगी कि जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो कितना एक स्लाइड बनाने में कितना समय लगाते हैं। वही ये जेन योगा की बात है कि बोलने के लिए तो हम आधा घंटा बोल सकते हैं, लेकिन अगर 3 पॉइंट में बोलना पड़े तब कितना दिमाग लगता है। बहुत। और आपने देखा होगा जो लोग हमें मिलते हैं ना, कई बार हमको लगता है ये कुछ बोलते क्यों नहीं, इतना सब कुछ इन लोगों को बोल देते, चुप रहते हैं। मगर हम ये नहीं जानते कि वो अपने सेक्शन 1 2 को पूरा करके 3 पे पहुंच चुके हैं। हम ये चीज बाद में समझ में आता है, जब इस चीज को समझ गए, अब तो पढ़ गए काफी चीजें, तो समझ में आता है कि ये कमजोर नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। हम कमजोर हैं क्योंकि हम तुरंत जवाब देते हैं। पहले कहा था नहीं, चुप रहते हैं, ऐसे लोग आप आवाज उठाओ, गलत के खिलाफ बोलो। कोई जरूरत नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, किसके लिए आवाज उठाएं, और जब उठानी भी है तो उसको किस तरीके से उठाएं, कब उठाएं, किस समय उठाएं। और सही बात है, कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोग, या तो
सबसे बढ़िया हाल होता है मुस्कुरा देते हैं, मुझे वो सबसे अच्छा लगता है। जब मुझे कहीं कुछ समझ नहीं आता है, कुछ अब कहना भी है लेकिन बड़े हैं कुछ कैसे, मैं सिर्फ मुस्कुरा देती हूँ। मुझे लगता है वो सबसे अच्छी चीज है, ये हथियार बहुत बढ़िया है, क्योंकि बोलेंगे तो वाकई अपनी ही गड़बड़ी होगी, कुछ ना कुछ गलत निकलेगा, तो कई चीजें मुस्कुरा के आप ठीक कर सकते हो। नहीं, सही भी अगर आप बोल रही हैं और वो दूसरे को अपील नहीं कर रही है तो बात गड़बड़ी हो जाएगी ना, इससे हाँ, अच्छा चुप रहो। तो और जब समय आए तब बोलिए ना, आप किसने मना नहीं, किया, अपनी बात को रखिए। लेकिन समय आने पर हम क्या करते हैं, मुतावले हो जाते हैं, हम बोलते हैं नहीं ये गलत है, हमें तो बताना ही बताना है, और बताओगे भी अच्छे से, लेकिन वहां फिर गड़बड़ी होगी, जैसे मंजू जी बोल रही है, क्योंकि वो सही समय नहीं था, हाँ, कि उस समय उसका आई सेंटर काम नहीं कर रहा था, और एस और ई उस पे हावी थे, तो बेचारा आई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर आई को ना हम दबा देते हैं, और हम नहीं दबाते, ई एस दबाता है, तो वो आई कुछ कर नहीं पाता। लेकिन जब आई पावरफुल हो जाता तो वो ई और एस को अपने साथ रखता है, भाई अब तुम आगे नहीं जा सकते जब तक कि मैं नहीं बोलूं। इसलिए अनुराधा जी को मालूम होगा कि कॉर्पोरेट्स में इस तरह के कुछ कुछ सेशंस होते हैं वेयर दे मतलब ये करते हैं, ट्रेनिंग सेशन होते हैं, जी जी जी। है ना मैम? हाँ मैं ना, जी मैम, ऐसे होते रहते हैं वहाँ पर, कई सारे ट्रेनिंग होते रहते हैं, हर कॉर्पोरेशन के अलग अलग नियम हैं। अब मैं बस ना रेणु जी, आखिरी सवाल है, वैसे समय आपने बहुत दिया है यहाँ पर, तो वो जो आप पिछली बार भी आपने वो मेंशन किया था ना, वो जो स्लाइड वाली जगह होती है, एक जगह होती है, मैं उसकी इमेजेस भी ढूंढना चाह रही थी, मैं ढूंढ रही थी गूगल में जब आप बोल रहे थे कि वो ऐसा समय आता है जब आपको अपने पर आपने काम भी कर लिया, फिर नहीं भी, और कुछ थोड़ा सा दो शब्द उसके बारे में थोड़ा बताइए, मैं थोड़ा या तो डिस्ट्रैक्ट हो गई थी या कुछ ऐसे हो रोमांस गया। लैंड वाला, हाँ रोमांस। हाँ 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 हाँ। हाँ जी, ये एक बीच का एक ऐसा रास्ता होता है, सोचिए ऐसे होती है खाई। ये वाला सेक्शन 1 है, इसमें 4 सेंटर्स हैं, आई एस एल, ठीक है। अब ये सेक्शन आया, ये सेक्शन आया 2 ए, तो अपने 2 ए आया, 2 बी बी सी में है, 2 ए तो अपने आप कर दोगे, वो 2 ए को भी इसमें ले लीजिए आप, ठीक है। ये खाई है, यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ए आ गया, ये है सेक्शन 2 बी या 2 बी यानी इंट्यूशन का सेंटर, इसके बीच में खाई है। अब यहां से आप पार करके इधर आकर इधर जाना है आपको, ठीक है, इस वाले पे जाना है, ये वाली खाई को पार करके आपको इधर जाना है। अब यहाँ बीच में आता है नो मैंस लैंड, ये ऐसी जगह यहाँ पर कोई नहीं रहता है, यहाँ पर को खुद ही आपको पार करके इस वाली जगह पर आना है। तो यहाँ आने के लिए आपको IESM सेंटर पे जब आप काम कर लोगे, यानी आई जब आपका कंट्रोल हो जाएगा और ई और एस उसको अपने गुलाम बना लेंगे, तब क्या करेंगे आप, कोई भी चीज को एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, आपका रेशियो भी 5:1 हो जाएगा, है ना। अब वहां से आगे जब आप बढ़ेंगे तो अपनी सारी चीजों को समझ पाएंगे। अब यहाँ पर आगे मास्टर्स आपको काम सौंपेंगे कि अब आपको ये वाला काम करना है, आपको ध्यान करना है। अब ध्यान में सिद्धियां प्राप्त करनी है, ध्यान से आपको जानना है अपने कई जन्मों के रहस्य, ध्यान से आपको वो चीजें जाननी है कि आप किसको कैसे ठीक कर सकते हो, किसी को हील कर सकते हो। तो ये जो लैंड है, इस लैंड पे कोई और नहीं आएगा, आपको खुद ही जाना है, खुद ही काम करना। जाना मतलब कि ये जो जाना मतलब ये जो 4 पे काम किया ना सेंटर पे, उन सेंटर पे अच्छे से काम करके जब अप्रूवल मिल जाए कि हाँ भैया आपने कर लिया, तो इस वाले सेंटर से आगे बढ़ना है। तो ये जो बीच में आ गया ना, हम कहते हैं कि नहीं, कभी कभी हम गलती कर देते हैं, और कई बार हम अपने 4 सेंटर्स पे बढ़िया से काम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, हम पर अहम हावी हो जाता है, तो वो हावी होगा, फिर हम वापस सेक्शन 1 वापस आई सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो कह रहे हैं ये वो एरिया है जहां पर दोबारा अब नहीं आएंगे मास्टर्स के, आपको आओ मैं लेके चलता हूँ क्योंकि आपने सेक्शन 1 कर लिया, नहीं, वो फिर से आपका आपका हाथ, अपना हाथ आगे लाएंगे ही नहीं, बोले कि जब तक तुम इस पे वो नहीं हो जाते तब तुम यहाँ रहना, तो मैं तुम्हारा अपना हाथ तुमको दूंगा, तो तुम आ जाना ऊपर। तो वो चेक करते रहते हैं कि वो पूरी तरीके से हुए कि नहीं, जब अपने मन वचन और कर्म से एकदम सही पवित्र हो जाते हैं ना, सत्व रजस और तमस गुण हमारा बराबर हो जाता है, श्री कृष्ण गीता की लैंग्वेज में उनके, ये वो है जगह। तो रेणु जी, प्रैक्टिकली इसको ऐसे समझे क्या PSSM के साथ, कि जब हम सेवा में हो जाते हैं, जब सेवा करने लगते हैं, जब हम बोलते हैं ना कि अगर हम किसी को ध्यान सिखा रहे हैं या तो कोई किताब सिखा रहे हैं या हमें ऐसा अवसर मिल रहे हैं, मतलब जब हम सर्विस नॉट एज की मतलब, तो वो ऐसी कोई ऐसे
क्या बोलेंगे, ऐसे पॉइंटर्स होंगे कि हम अब नो मैन लैंड में आ गए हैं, कि अब हमें सेवा करनी है, इस तरह से समझ सकते हैं क्या इस चीज को? हाँ समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे काम हैं। हमें अपने खाने पे, अपने पीने पे, अच्छा। अपने सोने पर काम करना है। अब पहले तो थॉट पे काम करना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर ड्रिफ्ट पे काम करना है, जो आप ड्रिफ्ट होते हो, हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। सबसे पहले जानना है कि वो थॉट क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी थॉट्स हैं, और जब वो थॉट्स आती हैं तो क्या रिएक्शन होता है, उसको देखना है। फिर उसके आगे जाना है, इसमें अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, उसके बाद जाकर आपको नो मैंस लैंड आएगा, तब जाकर आप देखेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं। अभी यहाँ सीखना है, ये सेक्शन 1 पूरा सीखना है, पूरा अपने ऊपर काम करना है। आप जब तक नहीं अपने ऊपर काम करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर आपको काम करना मतलब ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, सिखा रहे हो, ध्यान सबको भी सीख कर रहे हो, लेकिन इस बीच में भी आपके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे अन्नपूर्णा मैम जी ने कहा अभी कि चीजें आती हैं, हम सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे अंदर अहम भाव आता है, हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, हमें कोई बात बुरी लगती है, हम नहीं सेक्शन 2B में जा सकते। क्यों हमें बात बुरी लगी, क्यों ऐसे इमोशंस आए भाई, क्यों इमोशन से ऊपर क्यों नहीं उठ रहे हैं? मतलब एक प्रेम जिसे कहते हैं लव वाला, वो हमें इससे पहले लव का अंदर जितना भी वो चीज है ना, वो यूनिवर्सल लव हमें पहले लाना है अपने अंदर, तब आप सेक्शन 2B में जाओगे। वो यूनिवर्सल लव नहीं जब तक लाओगे आप 2B में नहीं जा सकते। जब यूनिवर्सल लव आ जाएगा तब 2B में आप जाएंगे। ये भी बहुत ना डीप में समझने वाली इस बात को है। जब हम यूनिवर्सल लव की बात कहते हैं ना, आसान नहीं होता यूनिवर्सल लव लाना, आसान नहीं है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। एक कहना और एक करना, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। मैं भी बात कर रही हूँ लेकिन मुझे पता है मेरी क्या कमियां हैं, मैं उसमें हूं कि नहीं हूं मुझे मालूम है। तो ये अपने आप को हमेशा काम करना, जैसे कि कहते हैं ना, मैं करती हूँ कि मैं कितने परसेंट आई, कितने परसेंट अभी नहीं आई, मुझे पता है मैं इतने परसेंट नहीं आई, लेकिन हाँ मैं उस पर काम जरूर कर रही हूँ। अगर मैंने गलती करी तो मैं वापस आकर लिखती हूँ, हाँ ये गलती हुई मुझसे, ये मैं इस इमोशन में आई थी, ये मेरा एस सेंटर ने ऐसे कर डाला, नहीं करना है मुझे, लिख दिया कि इसे लगातार अब 7 दिन 14 दिन इस पे काम करना है। इस पे ना प्रैक्टिसेस हैं इसकी, कि आपको इतने दिन काम करना है, देखना है कौन से इमोशंस में। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना अनुराधा जी, हम बहुत सारी चीजें सीखते जाएंगे, उसके बाद जाकर आपको लगेगा कि हाँ अब हमारा ये वाला चीज हो गया, अब हम नो मैंस लैंड के अंदर आ गए, वहां से बढ़कर अब हम सेक्शन 2B में जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, हम सभी की तरफ से, अ, सभी जो जुड़े या जो यूट्यूब में देखेंगे, बहुत मतलब ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, क्योंकि एक एक छोटी भी चीज अगर आप बताएं, आपने तो बहुत बताई, लेकिन आपने इतने सालों का ज्ञान हमें 2-3 घंटे पिछले बार भी आपने इतने में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए और हमें भी कभी अवसर दीजिए, दोबारा आइए। थैंक यू सो ये मच। मैंने कहा ना, जब गाने लगते हैं, जब जाने लगते हैं उससे पहले थोड़ा सा गाना, तो एक थोड़ा सा मैं आपको बोल सुना ओहो, चाहूंगी। यस यस मैम, प्लीज प्लीज। इसमें आई सेंटर क्या बोल रहा है, ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, ना हो बस में ते कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मत वाले सब सोचे जग वाले, आया था इस दुनिया में कोई दीवाना, तरम पम हर दिल को तेरी याद लाए तेरे पास, इतना तो करता जा फिर दुनिया से ढो, दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। ला ला। बहुत ही सुंदर है गाना, आपने याद दिला दिया और खुशी का माहौल बना दिया, आपकी हंसी ने, ज्ञान ने, ध्यान ने। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग तालियों का इमोजी बना के भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। स्वीट सॉन्ग।